नमस्कार। NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं आज आपको NIOS के DLED प्रोग्राम के अंतर्गत पाठ्यक्रम 504 में पाई चार्ट या वृत्त चित्र इसे कहते हैं, इसके बारे में वार्तालाप करूंगा। पिछले की कक्षाओं में हमने आयत चित्र और दंडालेख के बारे में बताया था। उसी में एक और चार्ट जो है हमारा पाई चार्ट है, जिसकी परिभाषा जो है, जब किसी एक प्रेक्षण की तुलना अन्य अथवा संपूर्ण घटकों से की जाती है तब सांख्यिकी आंकड़ों के वृत्तीय चित्र बनाए जाते हैं। इसमें विभिन्न घटकों को वृत्त के अलग अलग भागों से दर्शाया जाता है। संपूर्ण घटकों को वृत्त के केंद्र के 360 डिग्री कोण के समतुल्य मानकर घटक के अनुपात के अनुसार केंद्र पर कोण आंतरित किया जाता है। इस प्रकार हम सर्वप्रथम वृत्त बनाकर घटकों के मान के अनुपात में कोण ज्ञात कर उसे वृत्त में दर्शाते हैं। इसे निम्न उदाहरण से भी समझा जाता है। वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट बनाने के प्रमुख स्टेप्स हैं, चरण हैं। पहला, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण परिकलित कीजिए। दूसरा चरण है, उपयुक्त त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। तीसरा स्टेप है, केंद्रीय कोण प्रदर्शित करने वाली त्रिज्याएं या तो दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त रूप में खींचिए। त्रिज्य खंडों को अलग अलग रूप देने का प्रयास कीजिए, यानी जो खंड हैं त्रिज्या के, उनको जो है आप अलग अलग शेड या अलग अलग कलर्स को जो है आप उनसे छायांकन कीजिए। एक उदाहरण के तौर पे, किसी शाला के छात्र द्वारा अपने एक दिन के कार्य में विभिन्न गतिविधियों में निम्नानुसार घंटे खर्च किए जाते हैं। इस जानकारी को पाई चार्ट से प्रदर्शित करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें गतिविधि और घंटे, गतिविधि में आपको नींद में, शाला में, गृह कार्य में, खेल में और अन्य है, और सबका सम एक योग हमने लिया है। घंटे हैं, नींद में 8 घंटे हैं, शाला में 7 घंटे हैं, गृह कार्य में 4 घंटे हैं, खेल में 2 घंटे हैं और अन्य जो है 3 घंटे हैं। तो हमने एक दिन को यानी 24 घंटे को हमने इन गतिविधियों में जो है बांट दिया है। अब इसको हम जो है पाई चार्ट से हमको दिखाना है। तो पाई चार्ट में सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करते समय 24 घंटों के मान को 360 डिग्री मानते हुए गतिविधि के सापेक्ष केंद्र पर बने कोण का मान निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं। जो सूत्र है हमारा कि गतिविधि के घंटे भाग में 24, चूंकि एक दिन में 24 घंटे हैं और इसमें हर गतिविधि का कितना जो है कोण है, तो उसको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हमको हर गतिविधि का जो है कोण मिल जाएगा। हर गतिविधि का एक कोण मिल जाएगा। तो गतिविधि का कोण का जो सूत्र हुआ कि गतिविधि के घंटे भागे 24 गुणे 360। जैसे नींद में है, हमारा खेल में है, तो जितने घंटे हैं वो घंटे यहाँ पे रखेंगे, भागे 24 गुणे 360 डिग्री। इन आंकड़ों से हम जो है इसका कोणीय मान, जो ये पूरा ये इसकी जो मान आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको हम बोलते हैं कोणीय मान। इस कोणीय मान को हम जो है ज्ञात कर लेते हैं। अब कोणीय मान ज्ञात करने के पश्चात जो है गतिविधि, घंटों में समय और कोणीय मान, इसको जो है हम इस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे गतिविधि जो हमारी है वो निद्रा में, जो हमारे पास गतिविधियां हैं, गतिविधि में है हमारा निद्रा में, शाला में,
गृह कार्य में, खेल में और अन्य में। हमारा एक खेल है और एक अन्य है। तो गतिविधि है और इसको हम घंटों में, कितने घंटे हमने हर गतिविधि को दिया है ये दिखाएंगे। तो निद्रा में हमने 8 घंटे दिए हैं, शाला में हमने 7 घंटे दिए हैं, गृह कार्य में जो है हम 4 घंटे दे रहे हैं, खेल में हम 2 घंटे दे रहे हैं और अन्य में जो है हम 3 घंटे दे रहे हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 7 15, 4 19, 2 21, 3 24, टोटल एक दिन के 24 घंटे को हमने इन में बांट दिया, निद्रा में, शाला में, गृह कार्य में, खेल में और अन्य में। अब हम जो है इससे कोणीय मान निकालेंगे। तो जो कोणीय मान होगा हमारा, कोणीय मान के लिए हमने आपको जो सूत्र बताया था कि हर, जैसे नींद में 8 घंटे, तो 8 डिवाइडेड बाई 24 गुणे 360 बराबर 120 डिग्री आया। शाला के लिए 7 घंटे हैं, जो 7/24 गुणे 360 डिग्री और 105 आ गया इसका कोणीय मान। गृह कार्य के लिए जो है 4 घंटा है हमारे पास, तो 4/24 गुणे 360 डिग्री यानी 60 डिग्री आया। खेल के लिए 2 घंटा है, तो 2/24 गुणे 360 डिग्री बराबर 30 डिग्री आया। अन्य के लिए हमने 3 घंटे लिए हैं और 3/24 गुणे 360 डिग्री बराबर 45 डिग्री आया। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि हमने जो है निद्रा के लिए, शाला के लिए, गृह कार्य के लिए, खेल के लिए और अन्य के लिए कोणीय मान ज्ञात कर लिया। अब कोणीय मान ज्ञात होने के बाद एक उपयुक्त जो है रेडियस को लेके हम जो है एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त जो है, अब कोण के अनुसार वृत्त चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम वृत्त खींचकर केंद्र को परिधि से जोड़ते हुए एक त्रिज्या खींच लेंगे और उसे आधार मानकर कोण मान के अनुसार रेखाएं खींचेंगे। आप जो है वृत्त में देख सकते हैं कि हमने जो है अलग अलग जो है खंड बनाए हैं, जैसे 4 घंटे गृह कार्य के लिए, 3 घंटे अन्य के लिए, और उनके कोणीय मान के आधार पर उस वृत्त को बनाया है। और 8 घंटे नींद के लिए, 7 घंटे शाला के लिए और 2 घंटे खेल के लिए। एक दूसरा उदाहरण है कि पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए। इस उदाहरण में हमने अंक जो है लिया है और आवृत्ति ली है। अंक जो है हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है, 80 से 90 है और 90 से 100 है। और हर अंक की एक आवृत्ति है, जैसे 0 से 10 वाले की 1 है, 10 से 20 वाले की 8 है, 20 से 30 की 6 है, 30 से 40 की 7 है, 40 से 50 की 21 है और 50 से 60 की 23 है, 60 से 70 की 19 है, 70 से 80 की 6 है, 80 से 90 की 5 है और 90 से 100 की 4 है। तो इस उदाहरण में भी हम हर अंक की आवृत्ति से कुल आवृत्ति को जोड़ लेंगे और हर वर्ग के लिए, जैसे 0 से 10 के लिए, 10 से 20 के लिए, 20 से 30 के लिए जो है फिर हम कोणीय मान जो है निकालेंगे। तो कोणीय मान के लिए जो है, जैसे 0 से 10 से 1 है, और जब सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ने पे जैसे 8 1 9, 6 15, 7 22, 22 और 21 जो है 43, 43 3 46, 20 जो है 66, 66 9 जो है 75, 10 85, 85 4 85 और 5 4 9 6 15, और कुल मिला के जो आवृत्ति का सम है जो हमारा वो 100 के बराबर है। जो आवृत्ति का योग है हमारा, वो आवृत्ति योग जो है वो 100 के बराबर है। अब इस आवृत्ति के योग से हर वर्ग की जो है हम एक कोणीय मान निकालेंगे। जैसे हमको अगर 0 से 10 वर्ग का कोणीय मान निकालना होगा तो 1/100 गुणे 360 डिग्री, इस प्रकार जो है हम, यानी 3.6 डिग्री जो है हमारा कोणीय मान होगा। इसी प्रकार हम 10 से 20 वर्ग का, 20 से 30 वर्ग का और 30 से 40 वर्ग का कोणीय मान यहाँ पे हम हर वर्ग का निकाल लेंगे। कोणीय मान निकालने के बाद जब हम कोणीय मान निकाल लेंगे तो कोणीय निकाल 2 चीजें हैं, या हम कोणीय मान भी निकाल लेते हैं
और परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज के आधार पे भी जो पाई चार्ट है उसको हम निरूपित करते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि 1/100 गुणे 100, तो इसका जो है ये 1% जो है ये 0 से 10 वाला भाग रखता है। इसी तरह मान लीजिए हमको 20 से 30 वाले का दिखाना है, तो 20 से 30 वाले का जो है फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 है तो 6/100 गुणे 360, ये 20 से 30 वर्ग का जो है आपको कोणीय मान बताएगा, जबकि 6/100 गुणे 100 जो है इसका परसेंटेज बताएगा कि कितना परसेंट इसका ये आया। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं, इसका जब वृत्त खींचेंगे उपर्युक्त लेके तो इसका जो है ग्राफ ही आएगा, जिसमें आवृत्ति जो 0 से 10, 20 से 30, 30 से 40 और सबका परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। 1%, 8%, 6%, 7%, 21%, 23% जो है हम अपने फिगर में देख रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक सप्ताह में किसी दुकान द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या नीचे प्रदर्शित की गई है। तो इसमें हम दिन लिए हैं और पुस्तकों की संख्या। दिन में जो है हम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है, और इन दिनों पे जो है कितनी पुस्तकें बिकी हैं उनकी संख्या है 60, 40, 35, 50, 25, 70 और 30 हैं। अब अगर इनको हम जोड़ें, पुस्तकों की संख्या जोड़ें यानी कुल आवृत्ति की जो हम जोड़ें, तो ये आवृत्ति का योग निकालने के लिए जो है आवृत्ति योग जो है हमारा आवृत्ति योग जो है 60, 40, 60, 60 धन 40 धन 35 धन 50 धन 35 धन 50 धन 25 धन 70 और धन 30 है। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 100, 150, 185, 90, 210 यानी 310 जो है हमारा आवृत्ति का योग आया। अब आवृत्ति के योग आने के बाद हम हर दिन का जो है कोणीय मान निकालेंगे कि वो हमारे वृत्त में कितना कोण रखता है। जैसे रविवार है तो रविवार की जो है आवृत्ति जो है 60 है, तो 60 है तो इसका जब हम कोणीय मान निकालेंगे तो 60/310 गुणे 360, ये इसका जो है रविवार का कोणीय मान आ जाएगा। और इसका प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो 60/310 गुणे 100, ये आपका प्रतिशत आ गया कि कितने प्रतिशत जो है रविवार में पुस्तकों की संख्या है। इसी प्रकार हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का जो है कोणीय मान हम निकाल लेंगे। कोणीय मान निकालने के पश्चात हम जो है एक उपर्युक्त रेडियस लेके जो है एक वृत्त खींचेंगे और उस वृत्त में जो है हम अलग अलग कलर लेके, अलग अलग शेड्स लेके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को जो है अलग अलग शेड से दिखाएंगे और उनके उस खंड को हम परसेंटेज में दिखा देंगे कि 10% ये भाग है, 19% ये भाग है, 13% ये भाग है, 11% ये भाग है, 16%, 8% और 23% है। आपको ये कक्षा वृत्त चित्र की मुझे लगता है कि समझ में आई होगी और आप वृत्त चित्र को फिर से अपने ग्राफ पेपर पे बनाइए। धन्यवाद।
तो नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सहायक आचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय NIOS के इस स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के पाठ्यक्रम 504 के माध्यक मीडियन, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, उस पे वार्तालाप करेंगे। तो माध्यक की जो परिभाषा है कि आंकड़ों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त मध्यमान को माध्यक या माध्यिका कहा जाता है। यानी कि हमको सर्वप्रथम आंकड़ों को जो है पहले आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद उस आंकड़ों के मध्य मान को जो है हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं। माध्यक से तात्पर्य उस मान से है जो आंकड़ों के मध्य में स्थित होता है, ताकि आधे प्रेक्षण उसके ऊपर तथा आधे नीचे हों। माध्यक बंटन को दो बराबर आधों में विभक्त करता है। अब पहले केस की तरफ हम जाएंगे कि जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों, यानी अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना हम सीखेंगे। इसमें जो है दिए गए आंकड़ों को उनके परिमाण के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के उपरांत मध्य प्रेक्षण के मान को आंकड़ों का माध्यक कहा जाता है। अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और मान लीजिए कि प्रेक्षणों की कुल संख्या n है। अब हमने प्रेक्षणों की कुल संख्या को अगर n मान लिया है तो n या तो सम हो सकता है और n या तो विषम हो सकता है। अब इसमें दो स्थितियां हो गई। तो स्थिति एक में जब हमारा n जो है विषम हो तो उस केस में उसमें हम जो है माध्यक जो है n+1/2वां प्रेक्षण का जो मान होगा वो हमारा माध्यक कहलाएगा। यानी कि जब हमारा n विषम है तो माध्यक जो है n+1/2वें प्रेक्षण की जो वैल्यू यानी जो मान होगा वही हमारा माध्यक होगा। दूसरा जो हमारा केस है उसमें हमारा n जब सम हो। अब n अगर सम होंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर n हमारा सम है तो सम केस में जैसे हमारे पास आंकड़े 2, 3, 1, 5, 7 और 4 है, तो इनको हम पहले आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो करने पे 1, 2, 3, 4, 5 और 7 ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब देखते हैं कि इनकी संख्या 3, 4, 5, 6 है। तो संख्या चूंकि n 6 है, 6 का मतलब है कि ये सम है। तो हम अगर मध्य के पीछे जाएंगे तो मध्य हम देख रहे हैं कि ये 3 और 4 दो टर्म हमको दो पद ऐसे मिलेंगे जो मध्य में है। फिर हम इन दो पदों का जो है माध्य निकालेंगे, वही हमारा माध्यक होगा। यानी कि जो हमारा माध्यक होगा वो जो है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इन दोनों का जो है हम जब माध्य निकालेंगे यही हमारा माध्यक होगा। और जब हमारा n विषम है तो विषम वाली स्थिति में हम इसी में एक अंक और बढ़ा दिए, 4 के बाद हमने जो है 8 ला दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। 8 आने पे हम देख सकते हैं कि अब इनकी संख्या जो है n बराबर 7 हो गई, जो कि विषम है। तो विषम वाले स्थिति में हम क्या करेंगे कि 3 इधर से और 3 इधर से जब करेंगे तो एक यही 4 जो है यानी n+1 यानी 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी जो है 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी चौथा जो पद है यानी 1, 2, 3 ये चौथा पद जो है यही हमारा माध्यक कहलाएगा। तो इस केस में जो हमारा माध्यक हो गया वो 4 हो गया। और ऊपर वाले में जिसमें n 6 था उसमें n/2वां पद यानी कि तीसरा पद और चौथा पद, 4/2 3 धन 1 चौथा पद, इन दोनों का माध्य। तो तीसरा पद जो है 3 है और चौथा पद 4 था, तो 3 धन 4 का जब माध्य निकालेंगे तो 3.5 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब दोनों स्थितियों में जहाँ पे n सम है और जहाँ पे n विषम है, दोनों में हमने जो है माध्यक की गणना की है। एक और उदाहरण हमारे पास है कि किसी विद्यालय में 10 शिक्षकों की आयु जो कि वर्षों में है दिया गया है।
आयु जो है वो 37 वर्ष, 34 वर्ष, 52 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 41 वर्ष, 31 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष और 55 है। अब उनकी माध्यक आयु ज्ञात करना है, तो हम पहला काम ये करेंगे कि आयुओं को जो है आरोही क्रम में लगा देंगे। आरोही क्रम में लगाने पे हमको 31, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 50, 52 और 55 ये हमने आरोही क्रम में लगाया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आयुओं की संख्या है वो 10 यानी सम है, तो अतः जो बंटन हमारा है उसके मध्य में सम है, तो n/2 यानी कि 10/2 पांचवा टर्म, और जो है n/2 + 1 यानी छठवां टर्म। पांचवा और छठवां जो टर्म होगा उनका जब हम माध्य निकालेंगे वही हमारा माध्यक होगा। तो जो हमारा पांचवा टर्म है वो 40 है और जो छठवां टर्म है वो 41 है। तो 40 तथा 41 का जब हम मध्य निकालेंगे तो वो हमारा 40.5 आएगा, और यही 40.5 हमारा जो है इस आंकड़े का माध्यक होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रन जो है 95, 40, 2, 55, 10, 38, 33, 22, 0, 18 और 8 हैं। तो माध्यक रन ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि हम रनों को अवरोही क्रम में लगाने पर हमें प्राप्त होता है। जैसे हम रन को चाहे तो आरोही या अवरोही में कर सकते हैं। पिछले उदाहरण में हमने आरोही क्रम में लगाया और इस उदाहरण में हम अवरोही क्रम में कर। जब हम अवरोही क्रम में करेंगे तो 95, 55, 40, 38, 33, 22, 18, 10, 8, 2 और 0 ये अवरोही क्रम में हमारे रन लग गए। अब यहाँ पर जो है आंकड़ों की संख्या जो है वो 11 है यानी विषम है, तो यहाँ पे n+1/2 ये वाला जो हमारा प्रेक्षण जो मान होगा वही हमारा माध्यक रन होगा। तो जब हम इसमें देखेंगे तो माध्यक रन जो है हमारा जो 11-1 12/2 यानी छठवां प्रेक्षण जो है इसमें 22 है, और 22 ही हमारा हो जाएगा माध्यक रन। दूसरा, जब हमारा आंकड़े जो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हो, यानी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना। इसमें जो है किसी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करने के लिए चरण है। पहला चरण क्या है कि अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ से संबंधित अंक तक की बारंबारताओं का योग है। संचयी बारंबारता क्या होती है, एक बार हम इसको आपको बता दें। तो संचयी बारंबारता जो हमारे बंटन की बारंबारता है, जैसे हमारे पास ये 10, 12, 15, 18, 20 और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है वो 2, 3, 1, 4, 6 है। तो संचयी बारंबारता जो हम निकालते हैं, संचयी बारंबारता में ये 2, फिर 2 धन 3 5, फिर 5 धन 1 6, फिर 6 और 4 10, फिर 10 और 6 16, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम फिर उसकी अगली फ्रीक्वेंसी से जोड़ते जाते हैं, फिर उसको अगली फ्रीक्वेंसी से, और इस प्रकार हमको ये संचयी बारंबारता ज्ञात हुआ। इसमें है कि संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए जो प्रारंभ से संबंधित अंक तक की बारंबारताओं का योग होता है। फिर बारंबारताओं का योग जो है हमारे पूरे आंकड़ों की संख्या को बताएगा, यानी वो पूरा n को रिप्रेजेंट करेगा। एक उदाहरण जैसे हमने दिया है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने 3 कॉलम बनाया है, एक प्राप्तांक, एक विद्यार्थियों की संख्या, एक जो है संचयी बारंबारता। तो जिसमें हमने प्राप्तांक बताया है, प्राप्तांक में हमारे 15, 17, 18, 20, 22, 25 हैं, और विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 6, 5, 10, 8, 7 और 3 है, जिनका योग जो है 39 यानी 39 है। अब जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या जो यफ हमारा आवृत्ति है उससे निकालेंगे, तो 6, फिर 6 5 11, फिर 11 10 21, 21 8 जो है 29, 29 7 36 और 36 जो है के साथ 3 मिलके 39, यानी ये n के बराबर आ जाएगा।
अब जब हम इसका जो है माध्यक निकालेंगे तो हमारी संख्या 39 हो गई, यानी ये विषम है। और विषम में हमने बताया कि जब हमारी संख्या विषम होगी तो विषम वाली स्थिति में n+1, यानी जब n हमारा विषम है तो n+1/2वां पद कौन सा है, तो n+1 2वां जाएंगे तो 39-1/2 यानी 20वां पद कौन सा है। तो हम जब संचयी बारंबारता में देखेंगे तो जो 21 संचयी बारंबारता में जहां पे 21 लिखा हुआ है उसमें हमारा ये 20 वाला जाएगा, क्योंकि 11 है और 11 के बाद सीधे 21 आ जा रहा है, यानी 20 जो है हमारा उसी 21 वाले में है। और उस 21 वाले का जो प्राप्तांक है वो 18 है, तो हमारा जो माध्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माध्यक बराबर 18, तो 18 हमारा यहाँ पे माध्यक हो जाएगा। दूसरा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक, यानी कि हमारा जो बारंबारता बंटन है वो वर्गीकृत है, तो उसका माध्यक के लिए हम क्या करेंगे कि संचयी बारंबारता परिकलित कीजिए तथा उस वर्ग अंतराल का पता लगाइए जिसमें माध्यक स्थित है। इसमें क्या करेंगे कि हम फिर n को ज्ञात करेंगे और n/n अगर सम है या विषम है उसके अकॉर्डिंग हम ये ज्ञात करेंगे कि किस वर्ग में हमारा जो है माध्यक या माध्यिका स्थित है। उस कक्षा को, उस वर्ग को हम बोलेंगे कि ये माध्यक की कक्षा है, और उसकी आवृत्ति को जो है हम बोलेंगे कि ये माध्यक कक्षा की आवृत्ति है। अब जो है जिस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित है उस वर्ग की निचली सीमा को हम LM से प्रदर्शित करेंगे और निर्धारित करेंगे कि LM का क्या मान है। उसके बाद संचयी बारंबारताओं के परिकलन से जिस वर्ग अंतराल में माध्यक स्थित होगा उसकी सही निचली सीमा से नीचे वाली बारंबारताओं का योग, जिसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित कर रहे हैं, ज्ञात करेंगे। जिस वर्ग में माध्यक स्थित होगा उसकी आवृत्ति को हम FM से प्रदर्शित करेंगे और उसको ज्ञात करेंगे। अब जो है एक उदाहरण हमने लिया जिसमें 3 कॉलम हैं, प्राप्तांकों के वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या और संचयी बारंबारता। प्राप्तांकों के वर्ग अंतराल जो है उसमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 है। और विद्यार्थियों की संख्या जो है 1, 3, 8, 15, 10, 9 और 4 है, जिनका टोटल योग जो है 50 है। 50 यानी कि हमारा ये सम है। तो अगर हमारा ये n सम है यानी 50 जो संख्या सम है तो यानी n/2वां पद और n/2 + 1वां पद। तो इसमें हम देखेंगे कि 25वां और 26वां पद कहाँ लाई कर रहा है। तो जब हम देखेंगे तो संचयी बारंबारता में 25वां और 26वां जो पद है, जहां संचयी बारंबारता 27 है, 27 है, उसी वर्ग में लाई कर रही है। तो 60 से 70 वाला जो वर्ग हुआ यही हमारा माध्यक कक्षा हुआ। इस कक्षा को जो है हम माध्यक कक्षा बोलेंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी आवृत्ति को जो कि 15 है, इसको हम बोलेंगे कि माध्यक कक्षा की आवृत्ति, यानी कि इस कक्षा को जो है हम बोलेंगे माध्यक कक्षा और इसकी फ्रीक्वेंसी जो 15 है इसको हम बोलेंगे FM। और LM जो है हमारा इसी माध्यक कक्षा का जो है निम्न सीमा, यानी इसको हम बोलेंगे LM। इस 60 को जो हम बोलेंगे LM है। अब जो है किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए जो माध्यक का हमारे पास सूत्र है वो निम्न प्रकार से है। माध्यक बराबर LM, यानी कि माध्यक कक्षा की निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस कैपिटल F। n जो है हमारे आंकड़ों की संख्या हो गई और n/2 माइनस F, F जो है हमारा संचयी बारंबारता उस माध्यक कक्षा के पहुंचने तक जो हमारी संचयी बारंबारता है उसको हम F से डिनोट करेंगे डिवाइडेड बाई FM, यानी इस माध्यक कक्षा की जो है आवृत्ति को हम बोलेंगे FM इंटू हाइट ऑफ द क्लास, यानी कि जो हमारा वर्ग है उसकी ऊंचाई कितनी है वही अच्छा है। जब हम इस सूत्र में इस उदाहरण को रखेंगे तो LM जो हमारा है वो 60 है प्लस n/2 यानी ये 25 है
और संचयी बारंबारता जो है हमारी टिल वहां तक जाने में जो है संचयी बारंबारता हमारी 12 है। तो ये 12 हो गया। और हमारा जो एफएम है, एफएम जो हमारा 15 है, यानी कि माध्यक कक्षा जो है हमारी उसकी आवृत्ति जो है 15 है और इसकी ऊंचाई जो है 10 है। इस वर्ग की ऊंचाई जो है 10 है। तो हम फिर जब इसको हल करेंगे तो ये 60 धन ये हो जाएगा 13 गुणे 10/15 और इसको हल करने के पश्चात जो है हमको मिलेगा 26/3 और जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो हमको 68.67 ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो माध्यक जो है हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हम इस सूत्र से जो है लगा लेंगे। धन्यवाद।